नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यानों में हमने इटली के एकीकरण के बारे में बात की। जिस तरह से इटली का एकीकरण यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, उसी तरह से जर्मनी का एकीकरण भी यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इटली के एकीकरण के समान ही जर्मनी का एकीकरण भी 19वीं शताब्दी में यूरोपीय इतिहास की प्रमुख घटना थी और एकीकरण के बाद जर्मनी एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा। हालांकि अपने आधारीकरण के बाद वह एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गया जिसका अंत दुखद रहा या द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। अगर हम सरसरी तौर पे देखें तो जर्मनी के एकीकरण का इतिहास भी इटली के एकीकरण के समान ही प्रतीत होता है। दोनों में एक रियासत अन्य रियासतों से ज़्यादा शक्तिशाली थी और उस शक्तिशाली रियासत के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और फलस्वरूप एकीकरण हुआ। जिस प्रकार इटली में पिडमोंट ने एकीकरण का नेतृत्व किया, उसी प्रकार जर्मनी में प्रशा ने यह नेतृत्व प्रदान किया। दोनों ही में अनेक समानताएं थी। दोनों ही देश के छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। दोनों देशों पर फ्रांस की क्रांति का और नेपोलियन का असर हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे को सहयोग किया और दोनों देशों के एकीकरण में मुख्य बाधा के रूप में या प्रक्रियात्मक प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में ऑस्ट्रिया था और दोनों का एकीकरण लगभग एक ही समय में पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण के समान ही जर्मनी के एकीकरण में भी राष्ट्रीयता की भावना के विकास ने इसे पूर्णता प्रदान की। जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं भी थी। इन बाधाओं में जो प्रमुख थी उसमें थी जर्मनी के राज्य धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से असमान थे। दूसरा, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप प्रमुख बाधा थी। वो कभी भी जर्मन राज्यों को एक संगठित होने नहीं देना चाहता था। तीसरा कारण था कि अधिकांश जर्मन राज्यों की सैनिक शक्ति ना के बराबर थी। और चौथा कारण था कि जन सामान्य में जागृति का अभाव था या उनके अंदर अवेयरनेस नहीं थी। इसके अलावा विदेशी शक्तियाँ भी जर्मन के मामले में रुचि लेती थी। जैसे फ्रांस दक्षिणी जर्मन के रोमन कैथोलिक में रुचि लेता था। इंग्लैंड की रुचि हैनोवर में थी क्योंकि हैनोवर के इलेक्टर को 1714 ईस्वी में इंग्लैंड का शासक बना दिया गया था। इन सभी बातों के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया की नीति हमेशा ये रही कि वो जर्मनी में एकता स्थापित न होने दे और हैब्सबर्ग या वंश की प्रधानता बनी रहे। इन सारी कमियों के होते हुए भी कुछ ऐसे कारण थे जिसने जर्मनी के एकीकरण को बढ़ावा दिया। जर्मन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास जर्मन के एकीकरण का सबसे सशक्त पक्ष थी और इस भावना के विकास का जो श्रेय दिया जाता है वो नेपोलियन को दिया जाता है। नेपोलियन ने जब फ्रांस की क्रांति के बाद में फ्रांस का नेतृत्व किया तो उसने आसपास के प्रदेशों को जीता और जर्मन भी नेपोलियन ने विजित किया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोपीय जर्मन देशों में राजनीतिक दृष्टि से जर्मन जो था वो राजनीतिक दृष्टि से विभक्त था और उसमें लगभग 300 राज्य थे। नेपोलियन ने जर्मनी में 39 राज्यों का एक संघ बनाकर एक राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया जिसे राइन संघ कहा गया। नेपोलियन के इस कार्य से जर्मनी की जनता में एकता की भावना का संचार हुआ। इसके अलावा फ्रांस की क्रांतिकारी सेना जब जर्मनी पहुंची तो जर्मन के लोग उसके समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के नारे
को बहुत उच्च आदर्श के रूप में उसका स्वागत किया। और जब नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट को पराजित किया और प्रेसबर्ग की संधि के लिए बाध्य किया, उस संधि के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया का वर्चस्व जर्मन राज्यों पर समाप्त हो गया। और इस अवसर पर नेपोलियन ने पूरे जर्मनी में एक समान कानून लागू किए, जो उदारवादी कानून थे, उदारवादी प्रकृति के कानून थे। इससे भी जनता में एकता की भावना पनपी। प्रतिरोध के रूप में भी नेपोलियन ने जर्मनी एकीकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि फ्रांसीसी सेना के प्रतिरोध के रूप में जर्मन के राज्यों ने एकजुट होकर लड़ाई की और उनमें एकता की भावना का संचार हुआ। इसके अलावा 1815 में वियना कांग्रेस जब हुई तो उसने पुनः जर्मनी के राज्यों की संख्या 38 कर दी और एक ढीला ढाला संघ बनाकर ऑस्ट्रिया को उसका या ऑस्ट्रिया के सम्राट को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया। और इस संघ में एक संघीय परिषद थी जिसे डाइट कहा जाता था, और इस डाइट में जर्मन राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए गए। इसके अलावा जो इस संघ के प्रति या इस संघ की रूढ़िवादी जो प्रतिनिधित्व ऑस्ट्रिया कर रहा था, उसके प्रति भी जर्मन के राष्ट्रवादियों में घोर निराशा का भाव था। और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने ब्रुशेनशेफ्ट नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, और इसका संगठन या इसका जाल संपूर्ण जर्मनी में फैल गया। और इस संस्था के कार्यों से जर्मन में राष्ट्रीयता की भावना और संगठित होने की भावना को मजबूती मिली। जर्मनी वियना कांग्रेस के बाद में अनेक भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से 3 भागों में इसको विभाजित किया गया। इसके उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी भाग में प्रशा, सैक्सनी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य थे, जबकि मध्य भाग में राइनलैंड और दक्षिण में ब्यूटेनबर्ग, बवेरिया, बादेन, पैलेटिनेट, हेस, डार्मस्टाट आदि थे। आकार और शक्ति की दृष्टि से प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था, और अन्य राज्यों की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी प्रशा की थी। और इस प्रशा का शक्तिशाली होना भी जर्मन एकीकरण के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि प्रशा ने जर्मन के एकीकरण का नेतृत्व किया। इसके अलावा अन्य जो कारण कहा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फायदेमंद साबित हुए, वो थे जर्मन का एकीकरण का आर्थिक आधार। और ये जो आधार प्रदान किया वो जर्मन के चुंगी संघ जॉल्वरिन ने प्रदान किया। जॉल्वरिन मुख्य रूप से एक सीमा शुल्क संबंधी संधि या सीमा शुल्क संघ था, और वास्तव में जर्मन की विभिन्न रियासतों में व्यापारिक नियम और चुंगी की दरें भिन्न भिन्न थी, और राज्यों की सीमाओं हर राज्य की सीमा पर चुंगी के संघ स्थापित थे। और जब राज्य के व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, माल बेचने जाते थे, तो उनको मार्ग में अनेकों घरों पर चुंगी घरों पर चुंगी देनी होती थी, जिससे माल यथास्थान पहुँचते पहुँचते इतना महंगा हो जाता था कि उसकी बिक्री कम होती थी। तो प्रशा ने 1848 में अपने राज्य से अलग हुए 12 राज्यों के साथ एक व्यापारिक संधि कर एक चुंगी संघ स्थापित किया, और इस संधि के अनुसार राज्य से व्यापारिक चुंगी हटा ली गई ताकि व्यापार की उन्नति हो। धीरे धीरे जर्मनी की सभी रियासतें इस संगठन में सम्मिलित हो गई, और प्रशा
इस प्रशा के अध्यक्षता में एक संघ का निर्माण किया और इस आर्थिक एकीकरण ने जर्मनी या लोगों को या जर्मन लोगों को बता दिया कि राजनीतिक एकीकरण कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विद्वान कैटलबी ने तो यहाँ तक कहा कि जोल्वेरिन के निर्माण ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस संगठन को यद्यपि किसी भी प्रकार के राजनीतिक रूप नहीं दिया गया, तथापि आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उसमें राजनीतिक एकता का बीजारोपण हो चुका था। जोल्वेरिन के अलावा कहा जाता है कि रक्त और हथियार ने नहीं बल्कि कोयला और लोहा ने जर्मन एकीकरण को बढ़ावा दिया। जर्मनी एक राजनीतिक एकता की भूमिका तैयार की। प्रशा के नेतृत्व में आर्थिक संघ का निर्माण हो चुका था। जर्मनी की राजनीतिक प्रोत्साहन मिल रहा था। औद्योगिक क्रांति ने इसे ठोस आधार प्रदान किया। 19वीं शताब्दी में जर्मनी का औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा था और जगह जगह बैंकों की स्थापना हुई, कोयले और लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई, सूती कपड़े के कारखाने का विस्तार हुआ और इससे रेलों का विस्तार हुआ। जर्मनी के विभिन्न शहरों को रेलों से जोड़ दिया गया। राइन क्षेत्र में कोयले लोहे की खानों में भरपूर उपयोग हुआ और नए नए उद्योग धंधे चालू हुए। 1850 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन जर्मनी में अवश्य असफल हुआ, लेकिन इस काल में जर्मनी का औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ और औद्योगिकरण से जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, श्रमिकों का राजनीतिक महत्व बढ़ा। इस परिवर्तन के कारण प्रशा केवल जोल्वेरिन का नेता नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण जर्मनी का नेता हो गया और ऑस्ट्रिया की दकियानुसी नीति के कारण पीछे होता चला गया। औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के समाज में एक नए पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। इससे पहले जर्मनी में भूमिपति वर्ग या भूस्वामियों का बोलबाला था और जो भूमिपति थे वो रूढ़िवादी प्रकृति के होते थे और सुधार के वो कट्टर विरोधी थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इन भूमिपतियों का या इन जमींदार या सामंत वर्ग का प्रभुत्व समाप्त हो गया और अब पूंजीपतियों का प्रभाव या उद्योगपतियों का प्रभाव जर्मनी में बढ़ने लगा और ये जो पूंजीपति थे ये राजनीतिक रूप से सक्रियता दिखाने लगे। जर्मन एकीकरण के प्रबल समर्थक थे क्योंकि इनके ये चाहते थे कि संपूर्ण जर्मन जो था वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो जाए, जिससे इनके उद्योग धंधों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगे। साथ ही एक केंद्रीय मजबूत सरकार के समर्थक थे क्योंकि ये जानते थे कि शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना से देश में आर्थिक उन्नति होगी, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इन्हें इस एकीकरण में एक लाभ और नज़र आता था कि इस एकीकरण के परिणाम स्वरूप जर्मनी भी यूरोप के अन्य देशों की भांति अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए सक्षम हो जाता और इन कॉलोनियों के होने से या इन उपनिवेशों के होने से जर्मनी भी अपने उद्योग धंधों के लिए, जर्मनी पूंजीपति भी अपने उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर सकते थे और तैयार माल यहाँ बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे। यही कारण था कि जर्मन के जो उद्योगपति या पूंजीपति थे वो जर्मन एकीकरण या एकता के प्रबल समर्थक थे और प्रशा ने उनको इस काम के लिए सहयोग भी प्रदान किया। और जितने भी कारण हों किसी भी क्रांति के या किसी भी एकीकरण के, उसमें जो प्रमुख कारण होता है वो होता है बौद्धिक एकता या बौद्धिक जागरण या विद्वानों का, बुद्धिजीवियों का क्रांति में या क्रांति की भावनाओं के विस्तार में या राष्ट्रीयता की भावनाओं के विस्तार में योगदान। तो किसी भी जो फ्रांस की क्रांति के बाद साहित्यकारों और लेखकों ने जर्मन के निवासियों में राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीयता की प्रेरणा
या एकीकरण की प्रेरणा को जगाया। जर्मन दार्शनिकों ने देश को महान बताया, कवियों ने देश की या राष्ट्र की महानता के गीत गाए, इतिहासकारों ने जर्मन के प्राचीन गौरव पर प्रकाश डाला। अगर हम देखें तो कैंट ने जर्मन दर्शन को एक नई दिशा दी और जर्मन उदारवाद को स्वतंत्रता का आदर्श बताकर निखारा। हीगल ने बताया कि राष्ट्र का हित सबसे ऊपर है या राष्ट्र का स्थान सबसे ऊपर है और राष्ट्र की सत्ता सबसे ऊपर होने की वकालत की। हम देखें तो चांसलर जो बिस्मार्क था वो भी हीगल के विचारों से प्रभावित था। हेम्बॉल्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशा की शिक्षा मंत्री होने के नाते सुधार किए और वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी पक्षधर था। जर्मन कवि आर्डर्ट ने अपनी देश प्रेम भरी कविताओं से जर्मन को प्रभावित किया। इसके अलावा जैकब ग्रीम और विल्हम ग्रीम ने जर्मन के लोगों की विशेषता और उनकी प्रकृति के विषय में जानकारी देकर उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को, जर्मनत्व की भावना को जागृत किया और इन विचारकों ने वहाँ के निवासियों में राष्ट्रीय एकता को जगाया और एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए अनेक कारण जिम्मेदार थे। फ्रांस की 1848 की क्रांति ने भी जर्मनी एकता को बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति और वियना मेटरनिख के पतन की सूचना जैसे ही जर्मन के राज्यों को मिली तो वहाँ की विभिन्न रियासतों में विद्रोह हो गया। प्रशा, बवेरिया, सैक्सनी, बादेन आदि राज्यों में राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के समर्थकों ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में इन्हें सफलता भी मिली और जर्मनी में एक वैध राजतंत्र स्थापित हो गया। वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त हुई। प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने उदार संविधान को स्वीकार भी किया, लेकिन इस के परिणाम स्वरूप 1848 में संपूर्ण जर्मन को एक संघ बनाने के उद्देश्य से जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने एक राष्ट्रीय संसद आमंत्रित की, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में हुआ। फ्रैंकफर्ट अधिवेशन यद्यपि हुआ लेकिन उसकी असफलता इस कारण रही कि संविधान निर्माण में उन लोगों ने लगभग 1 वर्ष का वाद विवाद का समय लगा दिया, वाद विवाद करते रहे और संघ का जब संविधान बना तो नवीन जर्मन साम्राज्य का राजा बनाने के लिए प्रशा के शासक को आमंत्रित किया गया, लेकिन प्रशासकीय शासक ने इसको ऐसा करने से मना कर दिया और ये जो प्रयास था ये असफल रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक कारणों ने जर्मनी के एकीकरण को प्रोत्साहित किया और इस प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप जर्मन का एकीकरण हुआ। इस एकीकरण में मुख्य भूमिका चांसलर बिस्मार्क ने निभाई। इस एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने अनेक नीतियों का सहारा लिया। लगभग 3 युद्ध उन्होंने इस एकीकरण के लड़े और बिस्मार्क के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अंततः जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ। जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों को हम अपने अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।